वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम में और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो जितने लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार मेरे को चैट में बता दीजिए कि आप लोग सेशन में आ चुके हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ द सेशन नाउ एंड आई शुड बिगिन विद। सो आपका जो AFB का पेपर होता है उसमें अकाउंट्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, अकाउंट एंड फाइनेंस, ठीक है। अब इसमें अकाउंट्स में भी और फाइनेंस में भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, बॉन्ड हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई ऑप्शन नहीं कि नहीं आते, आते ही हैं। एंड डिप्रिसिएशन इज़ वन सच चैप्टर। सो डिप्रिसिएशन जो है वो AFB का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो थेरेटिकल यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। सो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं, फॉलोड बाय वी विल बी इवन डिस्कसिंग दी क्वेश्चंस, राइट। सो दिस इज पार्ट 1। हम इसे 3-4 पार्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन। सो विल गो स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड वी विल कवर द टॉपिक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक जो पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका रिलेटेड है डेप्रिसिएशन से, एंड इसका जो अदर पार्ट है वो रिलेटेड है प्रोविजन से। सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज डेप्रिसिएशन एंड अनदर वन इज प्रोविजन एंड रिजर्व, ठीक है। तो हमें डेप्रिसिएशन भी पढ़ना है, हमें प्रोविजन एंड रिजर्व भी पढ़ना है, इसकी अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन और उसकी अकाउंटिंग यहाँ पर आ जाएगी, प्रोविजन एंड रिजर्व्स यहाँ पर आ जाएगा कि कैसे प्रोविजनिंग की जाती है, कैसे रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सा एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। लेट्स से आपने एक नया फ़ोन परचेज करा, ठीक है, आपने एक नया फ़ोन परचेज करा है, आप इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और यूज़ करने के दौरान आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, राइट। तो आपने ये लेट्स से 10,000 रुपीज़ का ख़रीदा था, ठीक है, न्यू फ़ोन, और 1 साल आपने इसको यूज़ करा और यूज़ करने के बाद इसकी जो हालत है वो कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी आफ्टर 1 ईयर? अगर आप इसे सेल करने जाते हैं, बेचने जाते हैं, क्या आपको 10,000 रुपये मिलेंगे? आंसर माइट बी नो। क्यों है नहीं? आपको जब आप इसे सेल करोगे आपको 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यूज़ करने की वजह से आप देख रहे हैं कि फ़ोन के ऊपर कुछ स्क्रैच आ गए हैं, राइट, स्क्रैचेस आ गए हैं, स्क्रीन टूट गई है, जिसकी वजह से आपको इसका 10,000 प्राइस नहीं, मे बी बहुत कम 2,000 3,000 कुछ भी प्राइस आपको इसका मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे 10,000 से प्राइस डिक्लाइन होके 1 साल में कितना हो गया? 8,000 डिक्लाइन हो गया, कितना हो गया? 2,000 हो गया, राइट। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको यूज़ करा, यूज़ करने की वजह से इसमें स्क्रैच हुए, स्क्रीन टूटी, फ़ोन खराब हुआ, इसकी वजह से इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, ठीक है, राइट। वेरी गुड, वियर एंड टीयर जिसे हम बोलते हैं, बहुत अच्छे। दिस आंसर इज गिवन बाय मुकेश सर, वेरी गुड। साथ ही साथ राइट और भी लोगों ने आंसर दिया है, विच इज करेक्ट। नाउ अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि मैम लेट्स से मैंने नया फ़ोन परचेज करा, मैंने उसको यूज़ ही नहीं करा, पूरे 1 साल तक वो ऐसे ही डिब्बे में पैक रहा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे बेचूंगा या बेचूंगी तो क्या सेम वैल्यू मिलेगी? ये तो आपको मुझे बताना है। मैंने नया फ़ोन लिया, 1 साल तक मैंने उस फ़ोन को यूज़ ही नहीं करा, ठीक है, मैंने उसको ऐसा क्या एज इट इज़ रखा रहने दिया। अब आप मुझे बताइए क्या 1 साल बाद मैंने इसे 10,000 में परचेज करा था, क्या मुझे अभी 10,000 मिलेगा? आफ्टर अ ईयर मैं 10,000 में कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो वियर एंड टीयर नहीं है। यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे वियर एंड टीयर नहीं है, तो क्या मुझे 10,000 रुपीज़ मिल पाएगा? अगेन द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 साल गुजर चुका है, 1 साल पुराना फ़ोन क्या आप खरीदेंगे 10,000 रुपीज़ का? हम लोग नहीं खरीदेंगे, तो दूसरा क्यों खरीदेगा? तो यहाँ पे तो आपने बोल दिया प्रीवियस एग्जाम्पल में कि इट वॉज बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, है ना, हमने इतने स्क्रैच वगैरह कर दिए थे, राइट। यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे वियर एंड टीयर नहीं है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ दी
पैसेज ऑफ टाइम, इफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी समय की वजह से, समय बीत चुका है, 1 साल का समय निकल गया है, राइट। कोई भी चाहेगा तो मार्केट से जाके नया फोन ले लेगा और इसका मार्केट में वैल्यू कम हो चुका होगा। लेट्स से आपने जब ये फोन परचेज करा था, इस नए फोन की वैल्यू 10,000 रुपीज थी। आफ्टर 1 ईयर यही सेम फोन, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो कंपनी ने, रेडमी ने ही कम कर दी है और मार्केट में इसकी कीमत 8,000 रुपये है, ठीक है। अब इस फोन की वैल्यू कम हो चुकी है और कंपनी ही 8,000 रुपये का बेच रही है। क्या आपको मिल पाएगा अभी 10,000 रुपीज? नहीं। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन हो गया है, फॉल इन प्राइस हो चुका है। प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मार्केट में कम हो चुका है, तो भाई आपको क्यों कोई 10,000 रुपये देगा या मुझे क्यों कोई 10,000 रुपये देगा? समझ रहे हैं? तो ये जो वैल्यू में गिरावट आई है आपके फोन की, या तो वियर एंड टियर होने से, या फिर समय की वजह से, या फिर मार्केट में इसकी वैल्यू डिक्लाइन होने से, या फिर इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो खराब, मतलब पुरानी हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो उसकी वजह से अगर डिक्लाइन आ रहा है तो इस डिक्लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? हमारी जो असेट्स होती हैं, जो रिसोर्सेज होती हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं, है ना, यूज करने की वजह से इस पे स्क्रैच पड़ रहे हैं, वियर एंड टियर हो रहा है, खराब हो रही है चीज, ठीक है। या फिर समय निकल चुका है, काफी समय तक आपने अपने पास रखा, ठीक है। या फिर जो चीज आप बेचने जा रहे हो, अब वापस से सेल कर रहे हो, ठीक है, उसका मार्केट में एक्चुअल प्राइस कम हो चुका है, ठीक है। तो या फिर वो जो टेक्नोलॉजी है वो ही बंद हो चुकी है या पुरानी हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आपका जो रिसोर्स है, आपका जो असेट है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। एक बार आप मुझे बता दीजिए इफ इट इज क्लियर, सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या है? डेप्रिसिएशन लगता किसके ऊपर है? असेट के ऊपर। कौन से असेट के ऊपर? फिक्स असेट के ऊपर। नाउ एक डाउट आ सकता है दैट व्हाट डू वी मीन बाय फिक्स असेट? फिक्स असेट का मतलब क्या होता है? तो इसीलिए मैंने यहां इंक्लूड कर दिया है, फिक्स असेट आर द असेट विच आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। what do you mean by fixed asset? They are the asset मतलब they are basically income generating unit. दे आर बेसिकली इनकम जनरेटिंग यूनिट। ये वो असेट हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको यूटिलाइज करके हम इनकम जनरेट करते हैं, या फिर दे हैव अ रीसेल वैल्यू। सो ईदर दे आर इनकम जनरेटिंग यूनिट्स और दे हैव अ रीसेल वैल्यू। ऐसी ही यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट, ठीक है। दे आर बेसिकली कॉल्ड एज असेट। लेकिन फिक्स एसेट कौन से होते हैं? जिनको हम अपने बिजनेस में 1 से ज़्यादा साल के लिए रखते हैं, हम उन्हें बेचते नहीं हैं। सो वी वॉन्ट टू प्रिजर्व देम फॉर मोर देन 1 ईयर। हम 1 साल से ज़्यादा अपने बिजनेस में रखना चाहते हैं। वाई? बिकॉज दे आर अ सोर्स ऑफ इनकम टू अस। वो हमारे लिए इनकम जनरेट करके लेकर आते हैं। इसीलिए ये जो असेट्स हैं हम इनको अपने बिजनेस में रखना चाहते हैं फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी। और इन्हीं असेट के ऊपर हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। क्या होता है वो डेप्रिसिएशन? समय के, मतलब जो आपने जो असेट खरीदा है, राइट, और उस असेट को आपने जो यूटिलाइज करा है, तो उसके यूटिलाइजेशन से, राइट, वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, समय निकल रहा है, समय काफ़ी बीत चुका है उसकी वजह से, या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, बेटर हो गई है, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ऑब्सोलीट कर दिया है मार्केट से, उसे हटा दिया है, उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में, आपके असेट की वैल्यू में जो गिरावट आ रही है, डिक्लाइन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट बिकॉज ऑफ यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब जिस टेक्निक पे वो बना था, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी यूज करके वो बना था, वो टेक्नोलॉजी अब मार्केट से आउटडेट हो चुकी है, ठीक है। फटाफट से एक बार चैट में मुझे बताते जाइए कि आपको यहां तक क्लैरिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। If a business enterprise procures a machine and uses it in production, then the value of machines decline with its usage.
यानी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई मशीन खरीद के लाती है तो उस मशीन को वो यूज करके सामान बना रही है, उस सामान को मार्केट में बेच रही है, राइट, तो वो उससे रेवेन्यू जनरेट करती है, करेक्ट। तो वो यूज करके ही तो कर रही है। तो जब वो यूज कर रही है तो यूसेज की वजह से जो डिक्लाइन हो रहा है हमने उसको डेप्रिसिएशन बोला है, राइट। तो यूज करने की वजह से उस मशीन की वैल्यू कम होती जा रही है एंड दैट इज डेप्रिसिएशन। या फिर अगर आपने मशीन को यूज भी नहीं करा है तो आप ये नहीं मान के चल सकते कि मैं अगर इसे 1 साल बाद या 2 साल बाद बेचूंगा या बेचूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, उतनी वैल्यू मिलेगी। नहीं, क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि समय जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप यूज करो या नहीं करो, ऐसा हो सकता है नया मार्केट में नई मशीन आ जाए और अच्छी उसी मशीन का एक बेटर वर्जन आ जाए, ऑब्सोलीट हो जाए ये वाली मशीन जो आपके पास है। हो सकता है इसी मशीन का प्राइस कम हो जाए मार्केट में, तो आपसे तो कोई इस दाम पे खरीदेगा नहीं। तो या तो यूसेज की वजह से हो रहा होगा, या फिर पैसेज ऑफ टाइम की वजह से हो रहा होगा, या तो ऑब्सोलीट होने की वजह से हो रहा होगा, या फिर मार्केट में वैल्यू डिक्लाइन होने की वजह से हो रहा होगा। हमने उसे डेप्रिसिएशन बोला। इट इम्प्लाइज दैट फिक्स एसेट आर सब्जेक्टेड टू डिक्लाइन इन वैल्यू एंड दिस डिक्लाइन इज टेक्निकली रिफर्ड एज टू डेप्रिसिएशन। और इसी डिक्लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अच्छा, यहीं से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या सारे ही एसेट डिक्लाइन होते हैं या कोई ऐसा भी है जो एप्रिशिएट होता हो? कोई ऐसा कि जो एप्रिशिएट होता हो, अगर आपको एकदम से क्लिक करे, क्या सारी ही चीजें, सारे ही एसेट डिक्लाइन होते हैं या कुछ ऐसे भी हैं जो एप्रिशिएट होते हैं? एनीथिंग इफ यू कुड रिकॉल। मैं आपको बताती हूं, कुछ एसेट हैं ऐसे जो कि एप्रिशिएट होते हैं, डेप्रिशिएट कभी नहीं होते हैं, जैसे जमीन, ठीक है, जो जमीन होती है वो नहीं होती। देन आपकी जो एंटीक की चीजें होती हैं, जैसे ओल्ड पेंटिंग्स हो गई, इनका तो क्या होता है, वैल्यू समय के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये एप्रिशिएट होते हैं, ठीक है। ये वो एसेट्स हैं जो कि अप्रिशिएट होते हैं। तो आपके जो ऐसे ऐसे कोई ज़मीन हो गया, पेंटिंग्स हो गई, जो बहुत पुरानी पेंटिंग्स हैं जिनके अंदर एविडेंटली टाइम का फैक्टर इंक्लूडेड है, राइट। तो ये जो पेंटिंग्स हो गई, लैंड हो गया, ये हमेशा अप्रिशिएट होते हैं, ये डिक्लाइन नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ना कभी हाफ मार्क्स में आपका IIBF ज़रूर पूछ लेता है, ठीक है। देन आते हैं इस तरफ, some key factors about depreciation. Depreciation is a part of the operating cost. समझते हैं बेसिकली इसका मतलब क्या है। आपकी मशीन की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है। आफ्टर 10 years, राइट, आपने इस मशीन को खरीदा, तो ये जो मशीन है इसको अगर आप कबाड़े में बेचेंगे 10 साल बाद, राइट, तो आपको मिल रहे हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। ये मशीन की कॉस्ट है, ये है आपकी लाइफ ऑफ मशीन, और ये आपकी है वैल्यू जो आपको कबाड़े के भाव मिलेगी, राइट। तो अगर आप एक मशीन को होल्ड करके रखते हैं 10 साल के लिए, तो आपने जब इस मशीन को खरीदा है तो वो जो आपका जो सेलर है वो बोल रहा है कि भाई आपकी 1 लाख की मशीन है, 10 साल बाद जब आप इसे अपने फैक्ट्री से निकालोगे तो कबाड़े वाले के पास बेचोगे, रद्दी वाले के पास आप बेचोगे या कबाड़े वाले के पास बेचोगे, तो 10,000 रुपये मिल जाएगा, लोहे का दाम मिल जाएगा। इसका मतलब इस पूरे 10 years में द प्राइस इज रिड्यूसिंग बाय हाउ मच, 90,000। ये असेट स्टार्ट हुआ था 1 लाख का, राइट, हमने 1 लाख का खरीदा है, और 10 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 10,000। यानी कितनी वैल्यू डिक्लाइन हुई, 90,000। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ दिस इज डेप्रिसिएशन? टेल मी, क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये डेप्रिसिएशन है? वेरी गुड। क्या हम इसे बोल सकते हैं कि ये डेप्रिसिएशन है? बिल्कुल, यही हुआ ना, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट बिकॉज ऑफ यूसेज। कितना हो जाएगा, 90,000। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको मैचिंग प्रिंसिपल बताया था, मैचिंग कॉन्सेप्ट बताया था, राइट। अब ये जो डिक्लाइन हुआ है 90,000 का, क्या ये उसी 1 साल में हुआ है? क्या ये पूरा डिक्लाइन 10th ईयर में ही हो रहा है?
नहीं, ये तो ओवर 10 ईयर्स हो रहा है, राइट? ये टोटल 10 साल में हर साल कुछ ना कुछ डिक्लाइन हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं 1 साल बाद बेचती तो मुझे 1 लाख ही मिल जाता, या मैं 2 साल बाद बेचती तो मुझे 1 लाख मिल जाता। हर बार वैल्यू कुछ कम ही मिलती। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है, जिस टाइम पीरियड की आप इनकम ले रहे हो उतने ही टाइम पीरियड का आपको एक्सपेंस भी लेना पड़ेगा, राइट? तो ये जो डिक्लाइन हुआ है 90,000 का, ये कितने ईयर्स में हुआ है? ओवर 10 ईयर्स। यानी टोटल हर साल ऑन एन एवरेज हमारी मशीन की वैल्यू 9,000 रुपीज से डिक्लाइन हो रही है। क्या ये हमारे लिए लॉस या एक्सपेंस नहीं है? खुद सोच के देखिए, ये हमारे लिए खर्चा ही तो है, क्योंकि ये मशीन की वैल्यू कम होती जा रही है। फिर हमें इसके बाद फिर से एक और मशीन खरीदनी पड़ेगी। जब इसकी वैल्यू, ये जो 10 साल में इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो हम फिर से एक मशीन खरीदेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए यूजफुल, मतलब हमारे लिए कैसी है? डिक्लाइन होती जा रही है, ठीक है? ये हमारे लिए क्या है? 9,000 रुपीज हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस की तरह हो जाएगा, राइट? डिक्लाइन हो रहा है, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए जो भी सेल रेवेन्यू बिजनेस में से आता है, हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम इसे एक एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, हमारे लिए खर्चा है, राइट? तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर अस, खर्चा है। और ये जो खर्चा है, ये कैसा खर्चा है? ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। इसीलिए हम बोलते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? बिजनेस से रिलेटेड कॉस्ट, रिलेटेड विद बिजनेस। मैं फिर से रिपीट कर देती हूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? रिलेटेड विद बिजनेस, ठीक है? एवरीवन, ठीक है? देन डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है, यानी इट इज अ कॉस्ट विच इज रिलेटेड विद द बिजनेस, ठीक है? देन ये नॉन कैश एक्सपेंस है। अच्छा, जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था मोबाइल का, आपका जो मोबाइल है उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, ठीक है? टाइम की वजह से या यूज की वजह से। क्या आपके घर में कैश भी कम हो रहा है? थिंक अबाउट दिस। क्या आपके घर में कैश भी कम हो रहा है? आंसर इज नहीं। डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है, एक ऐसा एक्सपेंस जो हमारे कैश के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। इट इज बेसिकली अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या था? बिजनेस से रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है? रिलेटेड विद बिजनेस, उसका पार्ट है। देन इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, एक ऐसा खर्चा जो कि हमारे कैश पे प्रभाव नहीं डालता। टेलीफोन का बिल, राइट? टेलीफोन का बिल जो आप पे करते हो, आपका जो टेलीफोन है वो आपके कैश के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके कैश के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। लेकिन डिप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो हमारे कैश के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है? और मैंने आपको बताया हमें हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, जो कि बोलता है जिस टाइम के आप रेवेन्यू लेते हो उसी साल के आपको एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, so Jaydeep Singh sir, this would be useful if are you in some bank or financial institution, because it is a incremental exam, salary incremental exam, ठीक है? Then depreciation and its accounting। इसमें अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर दी कॉजेस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ एक बार देखना पड़ेगा। वियर एंड टियर की वजह से होता है, क्योंकि हम एक्चुअली यूज करते हैं, वियर एंड टियर की वजह से हो जाता है। समय जो निकल रहा है उसकी वजह से, जो वैल्यू में डिक्लाइन हो रहा है उसकी वजह से होता है। इफ्लक्स ऑफ टाइम मीन्स पैसेज ऑफ टाइम, राइट? बिकॉज हम टाइम के लिए आपने यूज नहीं करा, इसीलिए। देन अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, नई उसकी जगह पर आ जाती है, तो उसकी वजह से आपकी वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है। या फिर मार्केट में अगर किसी चीज का प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस ही डिक्लाइन हो जाए, तो भी आपकी जो असेट है उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजन, ठीक है? आई होप यहां तक क्लैरिटी है।
नाउ व्हाट इज द नीड फॉर डेप्रिसिएशन? हम डेप्रिसिएशन अगर प्रोवाइड करते हैं तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. बट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस. ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है. ठीक है. दूसरा, ये हमारे, क्योंकि हम अपना करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाएंगे तो उसकी वजह से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी डिटरमाइन कर पाएंगे, बिकॉज एसेट की रियल वैल्यू हमें पता चलती रहेगी, फेयर वैल्यू पता चलती रहेगी. साथ ही साथ हम ये भी समझ पाएंगे कि कितनी कितने टाइम के अंदर हमें अपने एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा, और हम उसके लिए एक्चुअल में क्या कर सकते हैं. वी कैन हैव दिस वैल्यू, राइट. हम पैसा जोड़ के रख सकते हैं. वी कैन बाय अ न्यू एसेट जो कि पुराने एसेट को रिप्लेस कर देगा. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. तो ये एक छोटा सा पार्ट है जहां पे हमने आज सिर्फ थ्योरी पोर्शन करा है. जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर हम मेथड्स करेंगे. बट आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है इतने से पार्ट में किस तरीके से पूछे जाते हैं. ठीक है. सो मूविंग अहेड ऑफ दिस, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि हम लोगों ने लॉन्च करा है ये. इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ. सो बेसिकली हमने JIIB का टारगेट बैच लॉन्च करा है जो कि शुरू हो रहा है 4 जनवरी से. अब टाइम काफ़ी कम रह गया है तो जल्दी से आप इस बैच के लिए एनरोल करवा लीजिए. 4 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं 8 to 10 PM. सबसे पहले आपका जो क्लासेस है वो AFB का ही शुरू हो रहा है, तो आप एनरोल करवा लीजिए. इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी फॉलोड बाय प्रैक्टिस सेट ऑफ ईच चैप्टर. जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा. तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो एनरोल करवा लीजिए. 8 to 10 PM 4 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है. और आप इसके लिए डिस्काउंट को यूज कर सकते हैं Y183. कैसे खरीदना है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी. उससे पहले हम एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन. डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर चार्ज होता है? फिक्स एसेट, करंट एसेट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट. फिक्स एसेट किस पे चार्ज होता है? चैट में फटाफट आंसर्स देते चाहिए. डेप्रिसिएशन. अच्छा, मीनवाइल अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द वीडियो. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट, करंट एसेट, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट. आंसर क्या होगा? इट इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, राइट. वेरी गुड. बहुत इजी के लेवल के क्वेश्चन हम आज करेंगे. नेक्स्ट सेशन होगा वेंसडे को. ठीक है. देन अच्छा, टाइम जो है वो आज ही चेंज हुआ है. कुछ प्रॉब्लम आ गया था इवनिंग में, इसलिए सेशन वो हो गया है. 8:30 PM पे होता है. ठीक है. देन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सी राहुल सर, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है, राइट. हम किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? कोई एक हफ्ते में पढ़ के कर देता है, कोई बिना पढ़े एग्जाम दे के क्लियर कर देता है, और कोई 2-3 साल पढ़ता है उसके बाद भी क्लियर नहीं हो पाता. ये सबका अपना अपना पढ़ने का वो है. ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक हफ्ते में पढ़ के निकाल सकते हैं, बट हम लोग सबके बारे में सोच के चलते हैं बिकॉज हर तरीके का कैंडिडेट है ना सर. ठीक है. सो अगर आप देखें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है? यस. क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस है? यस. क्या हम करंट एसेट पे इसे चार्ज करते हैं? आंसर इज दिस इज रॉन्ग. तो ये नहीं. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन करंट एसेट. पिनाक सर, अगर आप देखें तो हमने अभी पढ़ा था डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस का पार्ट है, राइट. ये दो स्टेटमेंट तो करेक्ट थी ही. Then only few assets appreciates, which is और are. कौन से ऐसे assets हैं जो कि appreciate करते हैं? कौन से ऐसे asset हैं जो कि appreciate करते हैं?
फटाफट से बताते जाइए। इट इज करेक्ट। Land, correct. Then moving ahead, the need for depreciation arises because of to know the correct profit, to show correct financial position, to make provision for replacement of asset, all of the above. The need for depreciation arises because of to know the correct profit, to show the correct financial position, to make provision for replacement of asset, all of the above. It would be all of the above. ठीक है, ये सारे ही रीजन है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। देन डेप्रिसिएशन इज जनरेटेड ड्यू टू increase in the value of liability, decrease in capital, wear and tear, decrease in the value of asset. Depreciation is generated due to increase in the value of liability, decrease in capital, wear and tear, decrease in the value of asset. It is because of wear and tear, right? Okay. सो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे बैच के लिए एनरोल नहीं करा है तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। क्लासेस शुरू हो रही हैं 4 जनवरी से। मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि आप इन बैचेस में या फिर इस बैच में कैसे एनरोल कर सकते हैं। आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट को, दैट इज़ adda247, एंड वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा JIB के ऑप्शन में। मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। यू कैन चेक ऑन माई स्क्रीन की प्रोसेस क्या है। आपको www.adda247.com पर विजिट करना है। वहाँ पे आपको क्लिक करना है जाइब के सेक्शन में एंड वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे बैच, राइट। सो यू कैन सी जाइब का बैच जो है वो शुरू हो रहा है। JIB का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 4 जनवरी से। सो हार्डली देयर डेज आर लेफ्ट। आप फटाफट से इस बैच के लिए एनरोल करवा लीजिए, ठीक है। तो पहली जो क्लास है वो पूरा शेड्यूल यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले जो क्लास होगी दैट विल बी ऑफ AFB, जो कि 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको दिया होगा सब कुछ, आपको टॉपिक डिटेल्स भी दी होंगी। आप यहाँ पे स्टडी प्लान पे क्लिक कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप ये जो बैच है इसे ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y183, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 73% का। तो Y183 अप्लाई करते हैं, आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच आपको 3219 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यू विल अराइव एट दी पेज जहाँ पे आपको अमाउंट पे करना है, ठीक है। ओके, जो अड्डा का महापैक है, नहीं ये उसमें नहीं है। CIB एंड JIB ये उन लोगों के लिए एग्जाम्स हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स को क्लियर कर चुके हैं, जो बैंकर हैं, राइट। तो ये उस पैक का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपनी सीट बुक नहीं करी है तो फटाफट से सीट को बुक कर लीजिए। डिस्काउंट कोड है Y183। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, राइट। और जो नेक्स्ट क्लास है मैं आपको इसका चैट में लिंक दे देती हूँ। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करना है एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन द बैच, ठीक है। तो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्काउंट कोड Y183 है। मैं आपसे मिलूंगी वेंसडे को और डिस्कस करूंगी डिप्रिसिएशन का सेकेंड पार्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।